नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। हम बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में पढ़ा था। मोनटॉक्स टेस्ट के बारे में पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और डिजीज सीओपीडी जिसके कई बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है जीएमसीएच के पेपर्स के अंदर, दिल्ली एम्स ने अपने पेपर के अंदर और पीजीआई चंडीगढ़ ने कई बार अपने पेपर में इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है। तो उन क्वेश्चन को हम विद रैशनल आज सॉल्व करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी। The first question is which of the following outcome criteria would be appropriate for a client with COPD who has been discharged at home? COPD का मरीज है जिसको होम पे डिस्चार्ज किया जा रहा है, आउटकम क्राइटेरिया क्या रहेगा उस मरीज के लिए, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट प्रोमिसेस टू डू पर्सली ब्रीथिंग एट होम। सेकंड वन द क्लाइंट स्टेट्स एक्शन टू रिड्यूस पेन। थर्ड वन द क्लाइंट स्टेट्स दैट ही विल यूज ऑक्सीजन वाया nasal cannula at 5 लीटर per minute। एंड लास्ट वन द क्लाइंट एग्रीज टू कॉल द फिजिशियन इफ dyspnea on exertion increases। तो देखिएगा इन चार ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें मरीज प्रॉमिस कर रहा है कि वो पर्सली ब्रीदिंग करेगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जिससे दर्द कम होगा। थर्ड ऑप्शन है वो ऑक्सीजन यूज करेगा 5 लीटर पर मिनट से नेजल कैनुला से। एंड लास्ट वन वो एग्री हो रहा है कि वो फिजिशियन कॉल करेगा अगर उसको dyspnea on exertion जो है वो इंक्रीज होता है। तो इन चार ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो पर्स स्लिप ब्रीदिंग का है, हालांकि पर्स स्लिप ब्रीदिंग जो है अच्छी एक्सरसाइज है सीओपीडी के मरीज में, लेकिन प्रॉमिस जो है वो उस सवाल को गलत कर रहा है ना। किसी भी पेशेंट के द्वारा किया गया प्रॉमिस कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है, क्योंकि किसी चीज को करने से वो बेसिकली होता है, उसको बोलने से नहीं होता, ये हमेशा माना जाता है। तो प्रोमिसेस यहाँ पे जो है इस आंसर को जो है गलत साबित कर रहा है। अगला है पेन को रिड्यूस करने वाले एक्शन स्टेट करा है, तो दर्द इस बीमारी में बेसिकली प्रॉब्लम नहीं रहती है। सीओपीडी के मरीज में पेन जो है वो बड़ा इश्यू नहीं है, तो उस तरीके के एक्शन जो है वो आउटकम्स के अंदर कंसिडर्ड नहीं होते हैं। थर्ड वन है क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि 5 लीटर जो है ऑक्सीजन जो है वो यूज करेगा, ये उसका कहना है नेजल कैनुला से। तो जो सीओपीडी बीमारी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें लो फ्लो ऑक्सीजन सप्लीमेंट देना होता है। 1 to 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो सप्रेस करती है रेस्पिरेटरी ड्राइव को। इसलिए रेस्पिरेशन ड्राइव के सप्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम लो फ्लो ऑक्सीजन वहां पे देते हैं। तो 1 से 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन जो है सीओपीडी के मरीज को नहीं देना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, ऑप्शन ए बी और सी। अगर जब तीन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन हमेशा सही होता है। और इंक्रीज, जब डिस्निया इंक्रीज होता है मरीज के एक्सर्शन करने पे, डिस्निया ऑन एक्सर्शन मतलब जब वो कोई फंक्शन करता है और उसको जो है सांस में दिक्कत ज्यादा होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि सीओपीडी के मरीज को कॉम्प्लिकेशन होने लग गया। तो उन्हें तुरंत जो है पेशेंट को जो है वहां पे अप्रोप्रिएटली जो है फिजिशियन से कांटेक्ट करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ए बी और सी गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग वुड नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए क्लाइंट विद एडवांस सीओपीडी। एडवांस सीओपीडी का पेशेंट है, क्या फाइंडिंग वहां पे आपको मिलेगा, एक्सपेक्ट करते हैं आप फाइंडिंग एडवांस सीओपीडी में? इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर, अंडर डेवलप्ड नेक मसल और कोलैप्स नेक वेन। किस तरीके की फाइंडिंग वहां पे आपको मिलेगी पेशेंट जिसमें एडवांस सीओपीडी वहां पे देखने को मिल रही है? तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में जब एडवांस सीओपीडी रहती है तो इन पेशेंट के अंदर एपी डायमीटर जो होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वो इंक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो ट्रैप होती है लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर। सीओपीडी के मरीज में एल्वुलाई जो है ओवर एक्सटेंडेड हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ के लंग जो है हाइपर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ने की वजह से बेरल चेस्ट की अपीयरेंस वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब इस क्वेश्चन ने एडवांस सीओपीडी की बात की तो उसके अंदर चेस्ट के बारे में पूछ रहा है, और चेस्ट का शेप जो होता है वो कैसा हो जाता है, बेरल। और बेरल शेप का चेस्ट कब होता है, जब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए रहेगा, ये कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है एडवांस सीओपीडी के अंदर।
एपी डायमीटर बढ़ने के कारण, एपी डायमीटर बढ़ने का कारण है एयर का ट्रैप होना एल्वियोलाई में। एयर ट्रैप होने से लंग हाइपर इन्फ्लाम्ड होते हैं और लंग का शेप कैसा हो जाता है, बैरल शेप का। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, जो कि करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगले ऑप्शन में ओवरली डेवलप्ड हो जाती है नेक मसल, अंडर डेवलप नहीं रहती है, अंडर डेवलप लिखा हुआ है इसलिए वो गलत है, यहाँ ओवर डेवलप होती है। और जो नेक की वेन है वो कोलैप्स नहीं होती है, डिस्टेंडेड देखने को मिलती है। सीओपीडी के मरीज के अंदर हार्ट फेलियर के सिम्टम आते हैं और इसकी वजह से नेक वेन जो होती है वो डिस्टेंडेड देखने को मिलती है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे ए रहेगा, एपी डायमीटर का इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो, विच इज दैट इमेज इज, एंड दैट इज द इमेज। अगर आप इस इमेज को ढंग से देखें तो यहाँ पे लंग्स, हार्ट, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे दी हुई है वो चीज है ये ट्यूब। और ये ट्यूब जो है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये ट्यूब एंड हो रही है डायफ्राम के बाद में। दैट इंडिकेट कि ये जो एरिया है ये स्टोमक वाला एरिया है और वो ट्यूब जो स्टोमक के अंदर जाती है उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। तो जब भी हम एनजी ट्यूब लगाते हैं, एनजी ट्यूब लगाने के बाद में उसके प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये एक्सरे है जो कि यूज किया गया है for the confirmation of nasogastric tube placement in the stomach। तो ये एक्सरे इस तरीके का यहाँ पे दिखाया गया इमेज के अंदर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन टू टीच पर्स लिप ब्रीदिंग टू ए क्लाइंट विद एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा के मरीज के अंदर पर्च लिप ब्रीदिंग जो है उसको टीच करने का कारण क्या है, क्यों हम पर्स लिप ब्रीदिंग कराते हैं एम्पाइसीमा के मरीज में और सीओपीडी के मरीज में। टू प्रमोट O2 इंटेक, इससे ऑक्सीजन की इंटेक बढ़ती है। टू स्ट्रेंथन द डायफ्राम, इससे डायफ्राम मजबूत होता है। टू स्ट्रेंथन द इंटरकोस्टल मसल, इससे इंटरकोस्टल मसल मजबूत होती है। टू प्रमोट CO2 एलिमिनेशन, इससे CO2 का एलिमिनेशन होता है। देखिएगा एम्पाइसीमा जो है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं, और लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उन एल्वियोलाई जो है उनकी परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है और उसकी वजह से वहां पे एयर जो है वो ट्रैप होती है ना। इस कंडीशन को जो है लंग्स के अंदर न्यूमोथोरैक्स बनना कहता है। तो वहां पे एयर जो है लंग्स के अंदर ट्रैप होती है एम्पाइसीमा वाली कंडीशन के अंदर। और इसके अलावा सीओपीडी में भी इसी तरीके का कंसेप्ट है, उसकी वजह से पूरा लंग्स काम नहीं आता है, आधा लंग्स ही काम आता है, क्योंकि इस जगह पे जो एयर भरी हुई है उसमें CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन नहीं है। तो गैस एक्सचेंज सिर्फ इतने ही एरिया में होता है, उससे मरीज को जो है डिस्निया होता है, सांस में दिक्कत होती है। तो अगर इस हवा को खाली कर दिया जाए जिसमें CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन नहीं है, इस CO2 वाली एयर को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अंदर जगह बनेगी तो ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी। तो यहाँ पे वो पेशेंट जिसको सीओपीडी या एम्पाइसीमा है उसमें पर स्लिप ब्रीदिंग करने का रीजन है कि हम CO2 को क्या कराना चाहते हैं, एलिमिनेट। इसलिए आंसर डी बनेगा। जब आप CO2 के एलिमिनेशन को प्रमोट करोगे तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन का इंटेक अपना आप ज्यादा हो जाएगा, पर हम ऑक्सीजन के इंटेक को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तो CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। हम CO2 को बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन अपना आप अंदर आ जाएगी, है ना। हम ऑक्सीजन को अंदर नहीं ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो पर स्लिप ब्रीदिंग का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये प्राइमरी रीजन क्या है ये ब्रीदिंग कराने का, यू वांट टू एम्प्टी द एल्वियोलाई विद विच फिल्ड विद CO2। तो CO2 एलिमिनेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। ए, बी और सी गलत है। मसल का स्ट्रेंथन जो है पर स्लिप ब्रीदिंग से नहीं होता है और ऑक्सीजन की इनटेक को प्रमोट ये नहीं करता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी गोल फॉर द क्लाइंट विद सीओपीडी। सीओपीडी का मरीज जो है उसमें प्रायोरिटी गोल जो है वो हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है मिनिमाइजिंग चेस्ट पेन, थर्ड है इंक्रीजिंग CO2 लेवल इन द ब्लड, फोर्थ वन है ट्रीटिंग इन्फेक्शियस एजेंट। प्रायोरिटी गोल क्या है सीओपीडी के मरीज के अंदर, मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी, मिनिमाइजिंग चेस्ट पेन, इंक्रीज CO2 लेवल इन द ब्लड और ट्रीटिंग इन्फेक्शियस एजेंट। तो देखिएगा चेस्ट पेन जो है वो सीओपीडी में ऐसा नहीं होता है, सच हार्ट अटैक के अंदर होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होता है। CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ाता नहीं है, कम करना हमारा प्राइमरी फंक्शन है। और इन्फेक्शियस डिजीज है नहीं सीओपीडी, सीओपीडी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिजीज है, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली डिजीज नहीं है। इसलिए तीनों आंसर गड़बड़ होते हैं। हमारा पहला और प्रायोरिटी गोल है सीओपीडी में फंक्शनल एबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करना। एक प्रायोरिटी गोल क्लाइंट विद सीओपीडी टू मेंटेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज प्रोसेस और टू मेंटेन द क्लाइंट्स फंक्शनल एबिलिटी, उसके काम करने की क्षमता जो है, उसके काम करने का जो तरीका है, उसको सांस ना फूले, ये हमारा प्रायोरिटी गोल रहता है। और मरीज में ऑक्सीजनेशन अच्छी होगी तो उसको डिस्ने ऑन एग्जर्शन नहीं होगा, तो वो अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी को कैरिड आउट कर पाएगा और इसके अलावा भी दूसरे फंक्शन करना चाहता है तो वो कर पाएगा। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी गोल
in COPD is maintaining functional ability. A is the correct one. अगेन आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज। और कल हमने इसके ऊपर लगने वाले फ्लो मीटर के बारे में पढ़ा था, और आज ये जो है जिसके अंदर वाटर फील्ड होता है, यहाँ ये लेवल दिए हुए हैं जहाँ पे आप वाटर को फील्ड करते हैं, और ये एक्ट करता है एज ए ह्यूमिडिफायर। तो इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिफायर। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन फ्लो मीटर के से अटैच रहता है, और ये ह्यूमिडिफायर है जो ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है, और ड्राई गैस जो है वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्राई कर सकती है, इसलिए ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके बॉडी में एंटर करने के लिए यूज किया जाता है ह्यूमिडिफायर। तो दिस इज द इमेज ऑफ ह्यूमिडिफायर। बिल्कुल सही, कुछ लोग बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ये ह्यूमिडिफायर का इमेज है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है क्लाइंट्स आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू आर एज शोन, पीएच इज 7.31, PO2 इज 80, PCO2 इज 65 और bicarb is 36 milliculant per liter. Which of the following sign and symptom would the nurse expect? What would you understand? pH, PCO2 और बाइकार्बोनेट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, और क्या साइन एंड सिम्टम आप एक्सपेक्ट करते हैं इस मरीज के अंदर? ऑप्शन है साइनोसिस, फ्लश्ड स्किन, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी। व्हाट द आंसर इज? एनी आइडिया? एंड अगर है तो क्यों? कई लोग साइनोसिस बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल खोटा आंसर है, क्योंकि पीएच 7.31 है और PaO2 80 है, तो 80 PaO2 पे साइनोसिस नहीं होता है। हालांकि ऑक्सीजन जरूर कम है, पर 80 to 100 ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल माना जाता है, लोअर साइड में है पर नॉर्मल है अभी, तो इसलिए साइनोसिस आंसर नहीं बनेगा यहाँ पे। और जब तक साइनोसिस या हाइपोक्सिया नहीं होता है बॉडी के अंदर, तब तक इरिटेबिलिटी भी वहाँ पे नहीं होती है, और बिना इरिटेबिलिटी के मरीज एंजियस नहीं होता है। सारे गलत हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि CO2 जो है इसका लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन नॉर्मल है ना, ऑक्सीजन नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है लगभग, लेकिन CO2 जो है वो ज्यादा है। CO2 जब ज्यादा होती है तो CO2 का काम होता है वेजो डायलेशन। क्या काम होता है? वेजो डायलेशन। CO2 क्या करती है? वेजो डायलेशन, है ना। CO2 का लेवल जब बॉडी में ज्यादा होता है तो वेजो डायलेशन होता है, और जब वेजो डायलेशन होएगा तो यहाँ पे स्किन की क्या हो जाएगी? फ्लशिंग, क्योंकि स्किन में ब्लड ज्यादा जाएगा, तो स्किन रेडिश कलर की स्किन देगी, इसको फ्लश्ड स्किन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी। इस तरीके गैस वैल्यू में क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा? तो वहाँ पे हाई CO2 लेवल के कारण वेजो डायलेशन होता है, और उसकी वजह से स्किन में फ्लशिंग होती है। Next, when performing postural drainage, which of the following factor promotes the movement of secretion from the lower to the upper respiratory tract? Postural drainage जब हम परफॉर्म करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल जो है, कौन सा फैक्टर जो है वो प्रमोट करेगा सिक्रीशन के मूवमेंट को लोअर से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर? कौन लेके जाता है? फर्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन द सीलिया के बीच में फ्रिक्शन होता है ड्यूरिंग पोस्टुरल ड्रेनेज, तो वो जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जाता है। स्वीपिंग मोशन ऑफ सीलिया के स्वीपिंग मोशन से जाता है। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से जाता है। जब आप पोस्टुरल ड्रेनेज करते हैं, CPT होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टुरल ड्रेनेज, है ना। तो जो चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्टुरल ड्रेनेज करते हैं, तो क्या कौन सा फैक्टर प्रमोट करता है सिक्रेशन के मूवमेंट को कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए? फ्रिक्शन बिटवीन सीलिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्वीपिंग मोशन ऑफ सीलिया और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपका जवाब है कि स्वीपिंग मोशन ऑफ सीलिया, तो ये जवाब बिल्कुल खोटा है। फ्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं होता, सीलिया का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के मूवमेंट को फ्रॉम लोअर टू अपर साइड। इसलिए हमने एक वर्ड काम में लिया पोस्टुरल ड्रेनेज, पोजीशन देके ड्रेन करना, और पोजीशन देके ड्रेन कर रहा है तो पोजीशन ऐसी दी जाएगी जिससे ग्रेविटी मिले सिक्रेशन को। तो सिक्रेशन बेसिकली कैसे आते हैं बाहर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। ग्रेविटी हम बनाते हैं, हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं, फिर मरीज को अप्रोप्रिएट पोजीशन देके, ताकि पोजीशन से वो सिक्रेशन जो है वो बाहर की तरफ ड्रेन हो जाए। तो सिक्रेशन जो है उसके ड्रेन होने के पीछे जो प्रिंसिपल है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए, सी और डी जो है वो गलत है। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। पीडियाट्रिक सेटअप में ज्यादातर यूज किया जाता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार तो आपने खटाक से पहचान लिया साहब, ये ऑक्सीजन हुड है। ये क्या है? ऑक्सीजन हुड है। बहुत बहुत फास्ट आंसर था।
इट्स O2 हुड, ऑक्सीजन हुड कहते हैं इसको। ऑक्सीजन हुड जो है वो पीडियाट्रिक सेटअप में काम में लिया जाता है बच्चों में सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ऑक्सीजन हुड है ये जो लगा हुआ है इस न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर। Next, when teaching the clients with COPD to conserve energy, the nurse should teach the client to lift object. COPD के मरीज में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने का जो है वहाँ पे टीचिंग दिया जाएगा। तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना कब करना है? While inhaling through an open mouth, while exhaling through the pursed lip, after exhaling but before inhaling, और while taking a deep breath and holding it. जब भी आप जो है पिक करेंगे या लिफ्ट करेंगे तो बेसिकली एनर्जी को कंजर्व करना है। एक्सेल करते समय एनर्जी कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू इनहेलेशन के समय। तो सही आंसर वही बनेगा जो एक्सेलेशन से संबंधित है। तो पहला इनहेलेशन का बोला जा रहा है इसलिए गलत है। सेकंड ऑप्शन है व्हाइल एक्सेलिंग थ्रू पर्स लिप, दैट इज करेक्ट वन। आफ्टर एक्सेलिंग नहीं रहेगा और डीप ब्रेथ लेते समय मतलब इनहेलेशन, ए और डी सेम बात है। तो ए सी डी यहाँ पे गलत है, बी आंसर सही है। एक्सेलिंग जो है उसमें लेस एनर्जी की जरूरत होती है और लिफ्टिंग करते समय एक्सेलिंग एनर्जी को सेव करेगा और हमें डिस्निया जो है उसके होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती है। पर स्लिप जो है वो प्रोलोंग एक्सेलेशन करवाता है और उसकी वजह से और ज्यादा हमारा ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल रहेगा। लिफ्टिंग आफ्टर एक्सेलिंग बट देयरफॉर इनहेलिंग इज सिमिलर टू लिफ्टिंग विद द ब्रेथ होल्ड। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसकी जरूरत होती है यहाँ पे ड्यूरिंग द लिफ्टिंग टू कंजर्व द एनर्जी। तो बी इज द करेक्ट वन। The nurse teaching a client with COPD to assess for sign and symptom of right-sided heart failure. Which of the following sign and symptoms should be included in teaching? राइट साइडेड हार्ट फेलियर की के सिम्टम के बारे में वहां पे बताया जा रहा है। तो कौन सा सिम्टम जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में है जिसके बारे में वहां पे टीचिंग प्लान दिया जाएगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फर्स्ट ऑप्शन है क्लबिंग ऑफ नेल बेड। नेल बेड की क्लबिंग जो है वो क्रोनिक हाइपोक्सिया का इंडिकेशन है, सीओपीडी में होती है पर ये हार्ट फेलियर का इंडिकेशन नहीं है। हाइपरटेंशन, लेफ्ट साइडेड हार्ट में ज्यादातर गड़बड़ होने की वजह से सिस्टमिक प्रेशर में गड़बड़ होता है। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर एज सच जो है हाइपरटेंशन नहीं करता है। पर राइट साइडेड हार्ट फेलियर जब भी होता है तो पेरिफेरी और लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो वापस हार्ट में नहीं आ पाता है और हार्ट जो है उसको आगे पंप नहीं कर पाता है। उसकी वजह से हिपेटोमेगली, स्प्लिनोमेगली और लोअर लिम्ब के अंदर एडिमा, जिसको पेरिफेरल एडिमा या पेडल एडिमा कहते हैं, वो देखने को मिलता है और एपेटाइट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, दैट इज पेरिफेरल एडिमा और पेडल एडिमा, जो कि देखने को मिलता है पेशेंट विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर, क्योंकि फ्लूइड जो है वहाँ पे रिटर्न कर रहा है, प्रॉपरली पंप नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से एडिमा डेवलप हो गया है। ज्यादातर एडिमा जो होता है वो पेरिफेरल एरिया में होता है, इसको पेरिफेरल एडिमा या पेडल एडिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है which of the following blood gas abnormalities should the nurse anticipate in a client with advanced COPD? एडवांस सीओपीडी के मरीज के अंदर कौन सा ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी जो है वहां पे देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ब्लड एबनॉर्मलिटी इन द पेशेंट विद एडवांस सीओपीडी। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज PaCO2, इंक्रीज O2, इंक्रीज पीएच, इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। जब भी मरीज एडवांस सीओपीडी में जाएगा तो वो CO2 को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है और जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच वहां पे कम हो जाएगा, एसिडिक पीएच होता है। तो CO2 का बढ़ना और पीएच का कम होना होता है और पीएच CO2 बढ़ेगी और पीएच कम होगी तो ऑक्सीजन डेफिनेटली कम होगी। तो ये कम होती है, ये कम होती है, लेकिन एकमात्र CO2 वहां पे बढ़ती है और सेचुरेशन भी कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो आंसर रहेगा ए, दैट इज इंक्रीज PaCO2 जो है वो लेवल वहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा एडवांस सीओपीडी के अंदर, ये एबीजी जब भी हम करेंगे। नेक्स्ट है which of the following diet would be most appropriate for a client with COPD? appropriate डाइट कौन सी है सीओपीडी के पेशेंट के अंदर? फर्स्ट है लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ब्लैंड सॉफ्ट डाइट, लो सोडियम डाइट और हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। कौन सा डाइट जो है वहां पे यूज किया जाता है या दिया जाता है पेशेंट जिसको सीओपीडी है? लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल, ब्लैंड सॉफ्ट डाइट, लो सोडियम डाइट और हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट।
सीओपीडी और रेस्पिरेटरी एलिमेंट के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिसका फुलफिलमेंट कैलोरी करता है, और उनके अंदर हीलिंग और डिजीज से जो है वहाँ पे जो है फाइटिंग पर्पज से जो है हमें यूज़ किया जाता है, हमें द्वारा यूज़ किया जाता है प्रोटीन को। तो यहाँ पे हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो इन पेशेंट को देना जो है उचित होता है। ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को मैनेज करते हैं, वेट लॉस को होने से रोकते हैं, और ब्रीदिंग के फंक्शन को इजी करने में मददगार होते हैं। तो इन डाइट के लिए मरीज को जो है एनकरेज करें, थोड़ा थोड़ा खाना ये बार बार टुकड़ों के अंदर जो है यूज करें, उससे उनकी एनर्जी भी कंजर्व होगी और उनको ज़्यादा जो है डिस्निया और एग्जर्शन जो है वो भी नहीं होगा। तो ये डाइट यहाँ पे नेसेसरी रहती है एक पेशेंट जो कि जिसको सीओपीडी है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ये काम में लेना होता है। तो ये कुछ एमसीक्यू जो है वो आज हमने सीओपीडी के बारे में पढ़े थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम और जरूर करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाएं, ताकि आप लोगों की वजह से कुछ लोगों का अगर जिंदगी में भला हो जाए तो ये जो हमारी जो कोशिश है वो शायद कामयाब हो। तो इसी के साथ में अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।